अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न एलिमेंट्स इन द नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये है हमारा आज का टॉपिक। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हार्ट ऑफ डार्कनेस को हम पहले ही काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जोसेफ कॉनरेड का नॉवल है और एक मॉडर्न एज में लिखा गया नॉवल है। और कैसे इस नॉवल को हम मॉडर्न प्रूव कर सकते हैं, हम इस नॉवल के अंदर जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न एलिमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे अगर हम एनालाइज करें तो उससे हमें ये पता लग सकता है कि ये नॉवल जो है एक मॉडर्न नॉवल ही है। सबसे पहले इसके तमाम तर मॉडर्न एलिमेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे मॉडर्निज़्म क्या होता है। मॉडर्निज़्म कहते हैं एक मूवमेंट, आप कह सकते हैं एक तरह का ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, के पास्ट में जो भी ट्रेडिशंस का इस्तेमाल किया गया था वो अब ना किया जाए और उससे एक ब्रेक लिया जाए, उससे अपना रिश्ता थोड़ा सा कट ऑफ किया जाए और हम न्यू चीज़ों को, इनोवेशंस को अपने लाइफ में लाएं। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह वो भी सब मॉडर्न के अंदर आ जाता है। अब इस चीज़ का जो असर है वो तमाम तर चीज़ों पे होता है, लिटरेचर पे होता है, आर्ट्स पे होता है, डांस, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, हर चीज़ इसके अंदर आती है। तो मॉडर्निज़्म एक तरह का मूवमेंट है जिसका असर हर फील्ड पे पड़ता है लाइफ की। अब इसके अंदर जो लिटरेचर से पर्टिकुलरली देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं एक मॉडर्न लिटरेरी वर्क के अंदर, जैसे कि इमेजरी का यूज़ हो गया है, एब्सर्डिज्म की टेक्निक हो गई, नैरेटिव्स किस तरह से इस्तेमाल करने हैं, नॉर्मल नैरेटिव्स इस्तेमाल नहीं किए जाते, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं। तो मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ होती हैं। तो चलें अब इस नॉवल से रिलेटेड देखते हैं कि इस नॉवल के अंदर ऐसी कौन-कौन सी चीज़ों को, कौन-कौन सी टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले है यूज़ ऑफ इमेजरी एंड सिंबलिज्म। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी ऐसी लैंग्वेज का यूज़ होता है जो कि नॉवेलिस्ट, पोएट्स या कोई भी राइटर्स इस तरह की चीज़ें यूज़ करें, इस तरह के वर्ड्स कि जिनको पढ़ते वक़्त रीडर के माइंड में इमेजेस क्रिएट हो जाएँ, उसको वो चीज़ दिखने लगे या उसको वो चीज़, अगर कोई हियरिंग से रिलेटेड है तो उसको ऐसा लगे कि उसको वो सुनाई दे रही है। मतलब कि उसको बिल्कुल रियलिटी की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाए, तो ये चीज़ इमेजरी कहलाती है और इसका यूज़ मॉडर्न चीज़ों के अंदर काफ़ी होता है, इस नॉवल के अंदर भी है। सिंबलिज्म जहाँ तक देखा जाए तो सिंबलिज्म भी इस नॉवल के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। सिंबलिज्म होता क्या है? सिंबलिज्म होता है कि हम, जो राइटर है वो ऐसे वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स या सीन्स को बताए जिनका डबल मीनिंग हो, यानी एक जो मीनिंग ज़ाहिरी जो हमें नज़र आ रहा है और दूसरा एक और एडिशनल मीनिंग भी वो कन्वे करते हों, तो इस चीज़ को हम सिंबल कहते हैं। अब जैसे कि कलर्स की एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि जैसे रेड कलर है तो एक तो कोई भी चीज़ अगर रेड कलर की है तो एक उसका वो ज़ाहिरी मतलब है, ज़ाहिरी जो हमें नज़र आ रहा है, और दूसरा मतलब रेड चीज़ दूसरी काफ़ी चीज़ों को सिंबलाइज़ करती है, यानी कि डेंजर को भी सिंबलाइज़ करती है। रेड कलर जो है वो पैशन, लव को भी सिंबलाइज़ करता है। सही, तो इस तरह से एक चीज़ डिफरेंट चीज़ों को भी सिंबलाइज़ कर सकती है। और जो इस नॉवल के अंदर थीम्स हैं, मीनिंग्स हैं, वो इमेजेस और सिंबल से काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स के नाम लिख दिए हैं जो कि इस नॉवल में इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि फॉग है, डार्कनेस है, कॉन्गो रिवर है, आइवरी है, रिवेट्स हैं, बट मैं यहाँ पे सबको एक्सप्लेन नहीं कर रही बिकॉज़ इस पे एक डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और मैं इसको एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी इस वीडियो को, ताकि आप लोग अगर नहीं देखी हुई तो वहाँ से देख लें। आगे मूव करते हैं न्यू लिटरेरी फॉर्म। ये जो नॉवल है एक तरह का नया लिटरेरी फॉर्म है। क्या कि ये नोवेला है, बेसिकली इसको नॉवल नहीं कह सकते, इट इज़ अ नोवेला। नोवेला कहते हैं नॉवल से छोटे को और शॉर्ट स्टोरी से बड़े को, मतलब इन दोनों की एक दरमियानी चीज़, ना वो इतना लंबा हो के नॉवल कहलाए, ना वो इतनी छोटी हो के शॉर्ट स्टोरी कहलाए, तो उसको नॉवल कहते हैं, नोवेला कहते हैं, सॉरी। नोवेला जो है ये इटालियन वर्ड से ही निकला है वर्ड, जिसका मतलब होता है न्यू, तो इट मीन्स एक न्यू लिटरेरी फॉर्म है, मतलब कि एक तरह का चेंज हमें इसमें देखने को मिलता है, तो ये भी एक मॉडर्निज्म का एलिमेंट हमें यहाँ पे मिलता है। फिर नैरेटर किस हिसाब से है इस नॉवल के अंदर, कि इंट्रोस्पेक्टिव काइंड ऑफ नैरेटर है। इंट्रोस्पेक्टिव कहते हैं वो जो अपने आप के अंदर झांक के देखे, ठीक है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाहर की स्टोरी है, मतलब इंट्रोस्पेक्शन की टेक्निक इस्तेमाल की गई है। यानी कि हम जो राइटर है, जो सॉरी राइटर नहीं बल्कि जो हीरो है या जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो अपने अंदर झांक के देखता है, अपना एनालिसिस करता है एक तरह से। और मल्टीपल नैरेटर्स की टेक्निक भी इस्तेमाल की गई, यानी कि एक से ज़ायद नैरेटर्स हैं। यूजुअली नॉवेल्स या स्टोरीज़ के अंदर एक ही नैरेटर होता है जो स्टोरी को नरेट करता है, लेकिन यहाँ पे हमें दो नैरेटर्स देखने को मिलते हैं। और फर्स्ट पर्सन नैरेटर है, मतलब दोनों जो नैरेटर्स हैं वो आए करके बात करेंगे। सही। और जो पहला नरेटर हमें देखने को मिलता है वो है एक अनोनिमस पैसेंजर, यानी कि उस पैसेंजर का नाम मेंशन नहीं किया गया, कोई ऐसे ही पैसेंजर है एक गुमनाम सा जो कि एक शिप पे बैठा हुआ है और वहाँ पे मार्लो भी बैठा हुआ है। और फिर मार्लो पहले वो बात करता है, वो वाला पैसेंजर, फिर बाद में मार्लो स्टार्ट करता है बात करना, तो वहाँ से मार्लो का मार्लो नरेटर होता है। तो मार्लो हमें पता है कि उसका कैप्टन जो कि अपनी पूरी एक स्टोरी सुनाता है, तो इस तरह से दो नरेटर्स आते हैं स्टोरी के अंदर।
नैरेटिव टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की गई है, जो टेक्निक यूज़ की है जोसेफ कॉनरैड ने, उसका नाम है फ्रेम्ड टेक्निक। फ्रेम टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी हो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि दो नैरेटर्स हैं, पहला नैरेटर अपनी बात स्टार्ट करता है, कोई भी ऐसी बात करता है, और दूसरा नैरेटर इनके मार लो फिर अपनी कहानी स्टार्ट करता है। यानी कि इंट्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट देता है नैरेटर, और सेकंड नैरेटर फिर अपनी पूरी बात सुनाता है। तो इस फ्रेम नैरेटिव को हम सैंडविच नैरेटिव या इंटरकैलेशन या फ्रेम टेल भी कह सकते हैं। इसमें जो मेन नैरेटिव है या जो इंट्रोडक्टरी नैरेटिव है वो बाद वाले दूसरे नैरेटिव के लिए एक स्टेज सेट कर देता है। तो यहाँ पे हमें इस तरह की टेक्निक देखने को मिलती है जो कि एक मॉडर्न टेक्निक है। फिर ये है एक इम्प्रेशनिस्ट राइटिंग, यानी कि ये जो नोवेला है हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये एक इम्प्रेशनिस्ट राइटिंग है। अब ये इम्प्रेशनिज्म क्या होता है? अब ये भी जो है कि मॉडर्न आप कह सकते हैं, मॉडर्निज्म का काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्प्रेशनिज्म एक एलिमेंट है, यानी कि एक ये भी स्टाइल है। अब ये आर्ट आर्ट में भी इस्तेमाल होता है, यानी पेंटिंग और इस टाइप के स्केचिंग, इनमें भी इस्तेमाल होता है, और लिटरेचर में भी इस्तेमाल होता है, बिकॉज लिटरेचर इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ आर्ट। तो इन दोनों में साइड बाय साइड चीज़ें चलती हैं। अब ये स्टाइल क्या है, इसमें किसी चीज़ की फीलिंग या एक्सपीरियंस को बयान करना मकसद होता है, ना कि कोई एक एक्यूरेट चीज़। मतलब हम अपनी फीलिंग्स बयान करेंगे, और अक्सर आप अगर अपनी फीलिंग्स दूसरे को बयान करना चाहें तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास वर्ड्स नहीं है उस फीलिंग को बयान करने के लिए, क्योंकि व्हाट वी फील इज़न्ट मच ईज़ी टू एक्सप्रेस। और कभी-कभी हम एक्यूरेट चीज़ एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। हम अक्सर दूसरे को कहते हैं तुम नहीं समझ पाओगे। तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस एक्यूरेटली नहीं कर पाते, और इम्प्रेशनिज़्म इसी का नाम है कि हम एक्यूरेट ना कर पाएँ, बस हम चाहें कि हमारी फीलिंग या एक्सपीरियंस बस एक्सप्रेस हो जाए, जैसे-तैसे, जो हमें लगता है, जो हमें समझ में आता है। तो यही चीज़ है, ये एब्स्ट्रैक्शन पे बेस्ड होती है, और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कैरेक्टर्स का दिखाया जाता है। तो इस नॉवल के अंदर भी मार्लो का एक तरह का इम्प्रेशनिस्ट एनालिसिस है। मार्लो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, वो देख रहा है, क्या देख रहा है, उसको हर चीज़ में क्या उसका व्यू पॉइंट है वो बताया गया। अब चाहे वो व्यू पॉइंट ठीक है या गलत, ये हमने खुद डिसाइड करना है, ये वहाँ पे कहीं पे भी नॉवेला में नहीं बताया गया। एक और चीज़ है यूज़ ऑफ प्रीवियसली फॉरबिडन सब्जेक्ट्स। ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को उठाया गया इस नॉवेला के अंदर जो कि पहले इतने यूज़ में नहीं आए, जैसे रेसिज्म। रेसिज्म तो आज तक एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मतलब काले और गोरे का जो नस्ली एक तरह का आप कह सकते हैं क्लैश है वो। तो यहाँ पे भी हमें देखते हैं अफ्रीकन नेटिव पीपल जो हैं वो ब्लैक पीपल हैं, और जो दूसरे हैं यूरोपियंस वो सब वाइट पीपल हैं। तो उनके दरमियान जो एक टसल है एक तरह की, वो दिखाई गई है। फिर क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म जो विक्टोरियन एज में काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुआ, फैला, मॉडर्न एज में एक तरह का उसका डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उसको क्रिटिक यानी इस पे क्रिटिसाइज़ किया गया। जोसेफ कॉनरैड ने एक तरह का क्रिटिसिज्म दिखाया है कॉलोनियलिज्म के ऊपर, कॉलोनियलिज्म के हॉरर्स यानी उसके नुकसानात, उसके ट्रबल्स दिखाए हैं कि क्या होता है अंदर से। ऊपर से कहते हैं कि हम इनका फ़ायदा चाहते हैं, हम अफ्रीकन नैरेटिव जो कि सेवेज लोग हैं उनका फ़ायदा करने आए हैं, लेकिन अंदर से क्या कर रहे होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं कर रहे होते, और अफ्रीकन्स को तो ह्यूमन बींग्स भी नहीं समझते। तो ये जो है टॉपिक इसके अंदर उठाया गया है कॉलोनियलिज्म वाला। कॉलोनियलिज्म को एक डिफरेंट तरह से दिखाया गया है और एनालाइज किया गया है। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि इस नॉवल को हम एक मॉडर्न नॉवल किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आई आंसर ऑल योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Until the next video, Allah Hafiz.